वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इंडिया ज्योग्राफी का होगा। आज हम इंडिया ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो है बिल्कुल आपको बारीकी से यहाँ इनके बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं होगा, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो है लगभग 250 प्लस क्वेश्चन यहाँ हम करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सारे के सारे MCQ रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब भारत में जो है नमक जो है मुख्य रूप से कहाँ से निकाला जाता है, मतलब कहाँ से प्राप्त होता है। सागरीय जल से हो सकता है, वो झील तथा मृदा जल से, या फिर चट्टानी नमक की परतें, या फिर इनमें सभी। यानी कि सभी के सभी जो स्रोत हैं वो क्या है आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, हम समुद्री जल से भी, झीलों से भी, जो खारे पानी की झीलें उनसे भी, ठीक है। और जो धरातल के नीचे जो चट्टाने हैं, लाखों साल पहले जो पानी दब गया था, समुद्र नीचे दब गए थे, उनसे क्या है पत्थर के रूप में भी हम क्या है जो नमक को प्राप्त करने का काम करते हैं। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, जो कि तीनों के तीनों स्रोत ही क्या है नमक प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। यानी कि भारत के लिए जो है इंडिया शब्द का प्रयोग जो है किस भाषा में किया गया था। वो उर्दू हो सकती है, वो फारसी हो सकती है, वो ग्रीक हो सकती है, वो अरबी हो सकती है। तो वो कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा। याद रखेंगे ग्रीक इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है। मतलब मत्स्य पालन को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो देखो घरेलू तौर पर नहीं, ये व्यापारिक रूप से वो क्या हो सकता है, विटीकल्चर हो सकता है, एपीकल्चर हो सकता है, सेरिकल्चर या फिर पीसीकल्चर। तो याद रखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन को कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, मैरीकल्चर जो है में किसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वृक्षों व झाड़ियों का, फूलों का, समुद्री जीवों का या मधुमक्खियों का। तो आपका आंसर क्या रहेगा, समुद्री जीवों का जो उत्पादन है उसको क्या कहेंगे हम, मैरीकल्चर। और अभी ऊपर हमने किया था मत्स्य पालन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, पीसीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने है, बिल्कुल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेकर सिटी। ठीक है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है, मतलब वो शिकागो हो सकता है, टोक्यो हो सकता है, फिलाडेल्फिया हो सकता है, या पीटर्सबर्ग। तो फिलाडेल्फिया जो है जिसे क्या कहा जाता है, क्वेकर सिटी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन है। अगला देखिए, किस फसल के प्रति हेक्टेयर के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है कि जल की आवश्यकता जो है किस फसल को पड़ती है, इनमें से वो जौ हो सकती है, गेहूँ हो सकती है, गन्ना हो सकता है, मक्का हो सकता है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें जो है गन्ने को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यदि यहाँ धान होता तो हम धान ऑप्शन लगाते, धान ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है, चाय और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी कि रबड़ जो है भारत के किस राज्य के अंदर उत्पादन किया जाता है रबड़ का। असम हो सकता है, वो मेघालय हो सकता है, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो जैसा कि आपको पता होगा त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जो है रबड़ का उत्पादन होता है। चाय के उत्पादन की बात करें तो हम असम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान क्या है। मतलब गेहूं की फसल के लिए जो है फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वो 150 से लेकर के, ये सॉरी गलत प्रिंट हुआ है, ये 15 से लेकर के 20 है, ध्यान रखेंगे 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, यही आंसर रहेगा, आपको पता होगा। ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है गेहूं के लिए सबसे बेहतरीन तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट ही है, ये तो सभी जानते हैं और पूछते भी हैं जनरली सवाल। लेकिन अब देखो एक नया सवाल आया आपके सामने, जो है दूसरे दर्जे की जो सबसे सर्वोच्च दूसरी चोटी कौन सी है, वो है आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला सवाल है, किस पर्वतमाला को साधी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा हो सकती है, अरावली हो सकती है, पश्चिम घाट हो सकता है, पूर्वी घाट। जैसा कि आपको पता होगा पश्चिम घाट को जो है साधी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवरोध, ऑप्शन नंबर बी है लेवीज, या फिर तटबंध, या फिर बैराज, या फिर वेदिका। जैसा कि आपको पता होगा उसे क्या कहते हैं, लेवीज या फिर तटबंध कहा जाता है। अगला सवाल देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। वो महानदी की हो सकती है, गोदावरी की हो सकती है, नर्मदा की हो सकती है, ताप्ती की हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा किसकी है, वो गोदावरी नदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास अगला सवाल है, अगला सवाल आपके लिए, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। जो कुनेन है वो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना नामक जो वृक्ष है उससे जो है प्राप्त होने का काम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय किस स्थान
के स्थानीय समय को दर्शाता है वो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हमारा जो समय है, समय का मानक वहीं से लिया गया, समय वहीं से निर्धारित होता है। कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय पोर्ट है? कोच्चि है, ठीक है ना, बंदरगाह बोलते हैं जिसको, कोच्चि है, कांडला है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है? चेन्नई है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कृत्रिम है ये, मैन मेड है ये, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है ये बंदरगाह। अगला देखिए, कौन सा भारतीय समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तमिलनाडु है वो, केरल है, गुजरात है या फिर ओडिशा है? जैसा कि आपको पता होगा वो क्या रहेगा, केरल रहेगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, जेम्स वाट के रेल के इंजन के लाभान्वित होने वाला कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग, यातायात उद्योग, लौह या फिर जलयान निर्माण उद्योग? उसके लिए आपका आंसर रहेगा लौह उद्योग, क्योंकि जो है भाप के इंजन से जो है लौह इस्पात का जो कच्चा माल है उसको लाना और ले जाना सस्ता हो गया था। ठीक है, अगला देखिए, ओक्टास मापनी का प्रयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को, ओस जमाव स्तर को, मेघाच्छदन की मात्रा को या फिर सौर प्रकाश को? तो याद रखेंगे आप मेघाच्छदन की मात्रा को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला सवाल है, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? कोयले कोक की स्थानीय प्राप्ति, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर की जिप्सम की प्राप्ति, समीपवर्ती दामोदर नदी के जल की से सुलभता। ठीक है भाई, जल की प्राप्ति वहाँ से हो जाए, या फिर उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी फैसिलिटी जो आपको पता होगा उसके आसपास है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अधिकांश कागज मिलें जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपायुक्त कारण क्या है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या होने के कारण, कागज के व्यापार की उपलब्धता, रानीगंज झारिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति या उपरोक्त सभी? तो जैसा कि आपको पता होगा उपरोक्त सभी फैसिलिटी जो है मिलती है, तभी जो है वहाँ अवस्थिति ज़्यादा है उद्योगों की। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो खादर हो सकती है, बांगर हो सकती है, कलर हो सकती है, रेगुड़ हो सकती है? तो वो आंसर क्या रहेगा, खादर रहेगा, खादर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपके पास, अगला सवाल है, समान ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थान मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म कहा जाता है, आइसोजीरोमिन कहा जाता है, आइसोपेच कहा जाता है, आइसोडाइन कहा जाता है? तो उसका आंसर रहेगा आइसोथर्म। ठीक है, गर्म गर्म क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। अगला देखिए, जोर्जिला या जोजिला दर्रा जो है किसे जोड़ता है? कश्मीर एवं तिब्बत को जोड़ता है, नेपाल व तिब्बत को जोड़ता है, लेह एवं कश्मीर को जोड़ता है, लेह एवं कारगिल को जोड़ता है? तो उसका जो है आपका राइट आंसर रहेगा लेह एवं श्रीनगर। ठीक है, अगला सवाल आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वो घग्गर नदी हो सकती है, कोसी नदी हो सकती है, चंबल नदी हो सकती है या फिर यमुना नदी हो सकती है? तो उसका राइट आंसर रहेगा चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल आपके पास ये है, किस क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक मुख्य कारक? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक खनिज संपदा हो सकती है, प्राकृतिक बनावट हो सकती है, जलवायु हो सकती है या प्राकृतिक वनस्पति? तो आपको पता होगा जलवायु जो है मोस्ट फेवरेबल रहेगा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। अगला सवाल है आपके लिए, चमत्कारिक फसल के रूप में किसे जाना जाता है? वो तंबाकू हो सकती है, मक्का हो सकती है, सोयाबीन हो सकती है, सूरजमुखी? तो वो आंसर आपका क्या रहेगा, सोयाबीन। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल जो है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ। किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी का विस्तार है? मतलब मैक्सिमम जो है एरिया जो है किसका है, लेटराइट मिट्टी का है, तो वो आपका कर्नाटका है। कर्नाटका राज्य में लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बिल्कुल ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक देश में से मकर रेखा गुजरती है? इनमें से 4 देश दे रखे आपके पास, इनमें से एक में से मकर रेखा गुजरती है। वो स्विट्जरलैंड हो सकता है, बोल्सवाना हो सकता है, जिम्बाब्वे या फिर जाम्बिया। ये उसका राइट आंसर रहेगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्वत पठार मैदान झीलों की गणना किस श्रेणी के रूप में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे आप, पर्वत पहाड़ झीलों की जो गणना है वो किस में होती है, द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए,
किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? जुड़वां खनिज मतलब ये दोनों साथ साथ मिलते हैं, इसीलिए तांबा टीन को कहा जाता है, लोहा कोयला को कहा जाता है, सीसा जस्ता को कहा जाता है, सोना चांदी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे सीसा तथा जस्ता, जस्ता मतलब जिंक को जो है जुड़वां खनिज कहा जाता है। ये दोनों साथ साथ मिलते हैं, इसीलिए इनको जुड़वां खनिज कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? मानसूनी हो सकती है वो, भूमध्य रेखीय हो सकती है, भूमध्य सागरीय हो सकती है, पर्वतीय हो सकती है। तो याद रखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है रबड़ सबसे ज़्यादा होता है, रबड़ का उत्पादन होता है। हमारे देश में केरल में और तमिलनाडु निचले वाला जो हिस्सा वहाँ जो है रबड़ का उत्पादन होता है। अगला देखिए, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? मतलब अच्छी खासी मतलब क्रॉप्स के लिए जो ज़मीन है या फिर शस्य गहनता जिसको बोलते हैं वो कौन सा है समृद्ध राज्य है? वो हरियाणा हो सकता है, वो पंजाब हो सकता है, वो पश्चिम बंगाल हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा सबसे कृषि के रूप मतलब कृषि क्षेत्र में सबसे समृद्ध जो राज्य है हमारे देश में वो पंजाब है। अगला सवाल देखिए आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र 43.7% पर विस्तृत है, मतलब फैली हुई है भाई, सबसे ज़्यादा जो है ये मृदा पाई जाती है? वो जलोढ़ मृदा हो सकती है, लाल मिट्टी हो सकती है, वो काली मिट्टी या मरुस्थली। तो आपको पता होगा कि जलोढ़ मृदा का मैदान जो है गंगा यमुना नदी के द्वारा जो बहाकर लाया गया जो मैदान बनाया गया था उसको क्या कहते हैं हम? जलोढ़ मृदा से बना है जो मैदानी क्षेत्र है भारत का। अगला सवाल आपका, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? वो कोयना हो सकता है, पापनाशम हो सकता है, खोपली हो सकता है, खोपोली, फिर उसके बाद शिव समुद्रम हो सकता है। तो ये इसका डी जो है राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? अखबारी कागज़ का कारखाना, लिग्नाइट का कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधन। तो उसका राइट आंसर रहेगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला सवाल आपके पास, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, मत्स्य पालन से, नील की खेती से, या इनमें से, या फिर ये सभी? तो आपको पता होगा जो नीली क्रांति है वो किसको बढ़ावा देती है? मत्स्य पालन को, मत्स्य पालन के क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला सवाल है आपके पास, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया था? वो था रानीगंज, याद रखेंगे, ठीक है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है ये। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39, बोमडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? वो पारादीप हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, विशाखापट्टनम हो सकता है, चेन्नई। तो उसका राइट आंसर रहेगा विशाखापट्टनम। अगला सवाल है आपके पास, देखिए, पनियान एवं इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये राजस्थान में निवास करती हैं, मध्य प्रदेश में, केरल में, या फिर महाराष्ट्र में? तो आपका राइट आंसर रहेगा केरल में, केरल में निवास करती हैं वो, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पूर्व घाट और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान कौन सा है? पालनी पहाड़ियाँ, याद रखेंगे पालनी पहाड़ियाँ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए अगला सवाल है आपके लिए, एनोर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वो कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, केरल हो सकता है, या आंध्र प्रदेश हो सकता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, ठीक है, याद रखेंगे तमिलनाडु उसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके लिए, एल्निको धातु किससे बनाई जाती है? वो एल्युमिनियम से बनाई जाती है, निकिल से बनाई जाती है, कोबाल्ट से बनाई जाती है, इन सभी को मिश्रित करके बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, इन सब को मिलाकर के जो है एल्नोइक धातु बनाई जाती है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो चंद्रप्रभा हो सकता है, बांदीपुर हो सकता है, मानस हो सकता है, पेरियार हो सकता है। तो उसका जो है राइट आंसर रहेगा बांदीपुर। अगला सवाल देखिए आपके पास नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र में अधिक समृद्ध है? तो मालवा का पठार है, या दक्कन का पठार है, या तिब्बत का पठार है, या छोटा नागपुर का पठार? जैसा कि आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों के लिए समृद्ध है, यहाँ खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि उदयपुर की जावर खाने हैं, वहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? वो लोह हो सकता है, जिंक या जस्ता, अबरक, या फिर मैग्नीज। तो उसका राइट आंसर रहेगा जिंक, ठीक है, जिंक या फिर उसको जस्ता बोलते हैं। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, सॉरी थोड़ा ऊपर गया, देखिए ध्यान से, हाँ, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, स्थलीय एवं सागरीय समीर से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला देखिए, भारत में देश का पहला दिया सिलाई माचिस बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है?
तो वो कोलकाता हो सकता है, दार्जिलिंग हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, पटना। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? अहमदाबाद। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके पास। नेक्स्ट है, अगला है, किस महाद्वीप की जन्म दर एवं मृत्यु दर सबसे कम है? किस महाद्वीप में जो है जन्म दर और मृत्यु दर कम है? वो आपका यूरोप महाद्वीप हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो सकता है, अफ्रीका महाद्वीप हो सकता है, और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा यूरोप, क्योंकि यूरोप क्या है, एक मतलब लगभग वहाँ विकसित देश हैं और जो है वहाँ अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है, तो मृत्यु दर वहाँ कम है, समझदार लोग हैं, जन्म दर भी कम है। ठीक है, देखिए अगला, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतकृत है? मतलब भाई हर घर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश हो सकता है, पंजाब हो सकता है, या हमारा हरियाणा हो सकता है, या केरल हो सकता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा प्रदेश जो है वो जो है सबसे ज़्यादा जो है गाँव में विद्युतीकरण करने वाला राज्य बना था। तो वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ज़रूर देखना, कॉमेंट करना और आने वाली वीडियो का वेट करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।